Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. With this video, we're starting with the geography series, and this video is a one-shot explanation video of chapter 1 of class 10 geography, economic geography, subject matter and resource. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि इस चैप्टर को अच्छे से समझ सको और इस चैप्टर से आने वाले कोई भी क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सको. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. दुनिया में इंसान को जीने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे हवा, पानी, सूरज की रोशनी, मिट्टी, पौधे, फल, मिनरल्स, इन सब को हम रिसोर्सेस कहते हैं. यानी रिसोर्स वो चीज़ होती है जिससे इंसान अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है. ये सब रिसोर्सेस इंसान को नेचर से मिलते हैं. हम इन्हें अलग अलग तरीक़ों से कलेक्ट करते हैं, जैसे खेती करके, माइनिंग करके या टेक्नोलॉजी का यूज़ करके. लेकिन सिर्फ नेचर से चीज़ मिल जाना काफ़ी नहीं है. इंसान अपना नॉलेज, स्किल और एनर्जी लगाता है इन्हें यूज़ करने के लिए. जैसे लोहा यानी आयरन ज़मीन में पड़ा रहता है, पर जब इंसान उसे मेल्ट करके टूल्स बनाता है तब वो एक यूज़फुल रिसोर्स बन जाता है. नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस? इन्हीं रिसोर्सेज के होने की वजह से इंसान अपनी बेसिक ज़रूरत जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर पूरी करता है. और इसी के साथ उनकी लाइफ क्वालिटी भी बढ़ती है, जैसे हो गए बिल्डिंग, स्कूल्स, टेक्नोलॉजी, सब रिसोर्स से ही बने हैं. एंड इट इज़ लिंक्ड विथ ह्यूमन वेलफेयर एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नाउ लेट अस लुक एट एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिसोर्स एज पर एरिक वॉल्टर जिमरमैन. अब देखो, ज़मीन पर मिलने वाली हर चीज़ रिसोर्स नहीं होती. एंड अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट जिमरमैन, उन्होंने कहा था कि किसी भी मटेरियल को रिसोर्स तभी कहा जा सकता है जब उसमें दो गुण हों. एक तो फंक्शनैलिटी, मतलब उसका कोई काम होना ज़रूरी है. सेकेंडली यूटिलिटी, मतलब वो इंसान के लिए यूज़फुल होना चाहिए. विदाउट दिस अ मटेरियल रिमेन्स जस्ट अ न्यूट्रल स्टफ. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिट्टी अगर खेती के काम आए तो रिसोर्स है, पर अगर वो इनफर्टाइल यानी बैरन है तो उसे रिसोर्स नहीं कहेंगे. Now let's look at the types of resources. There are natural resources. Natural resources directly nature से पाया जाता है. Examples हो गए air, water, soil, coal, oil, sunlight. Then we have man-made resources. अब सब resources nature से नहीं मिलते. कई resources इंसान खुद बनाता है by using human knowledge and skill. जैसे हो गए टेक्नोलॉजी, हाउसेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, स्कूल्स एट्सेट्रा. इन्हें हम मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं. और सोचो, सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स कौन है? इंसान खुद. क्योंकि इंसान के पास नॉलेज, स्किल्स और क्रिएटिविटी होती है. ये सब चीज़ें किसी रिसोर्स को वैल्यूएबल बनाती है. इसीलिए इंसान को ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है, बिकॉज दे प्रोड्यूस एंड कंज्यूम अदर रिसोर्सेज. रिसोर्स इज डायनेमिक, यानी रिसोर्स कभी स्टैटिक नहीं होता, वो बदलता रहता है समय के साथ. जिस चीज़ का यूज़ आज नहीं है वो कल काम की भी हो सकती है. तो फिर रिसोर्स इज डायनेमिक. एग्जाम्पल्स: कोल एंड ऑयल वेर वंस न्यूट्रल स्टफ, later became important resources. Damodar River was once a resistance. Dam construction के बाद it became useful. Now come to neutral stuff and resistance. तो neutral stuff का क्या मतलब है? ऐसी चीज़ें जो ना काम की है और ना नुकसान की, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल स्टफ. एग्जाम्पल हो गए कोल बिफोर यूज़ मिनरल ऑयल. तो पहले कोल और पेट्रोलियम न्यूट्रल स्टफ थे क्योंकि लोग उनका यूज़ नहीं जानते थे, पर जब इंसान ने उनका यूज़ पावर जनरेशन के लिए करना सीखा तब वो रिसोर्स बन गए. रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? जो चीज़ें इंसान के लिए हार्मफुल होती है यानी ऑब्स्ट्रक्टिव होती है, उन्हें हम रेजिस्टेंस कहते हैं. जैसे हो गया इनफर्टाइल सॉइल, जहाँ खेती नहीं हो सकती, और फ्लड इफेक्टेड यानी फ्लड प्रोन एरियाज जैसे आसाम या दामोदर रिवर रीजन. साइंस और टेक्नोलॉजी के आने से इंसान ने इन्हीं न्यूट्रल स्टफ्स और रेजिस्टेंसेस को रिसोर्स में बदल दिया. फॉर एग्जाम्पल, दामोदर रिवर पे जब डैम बनाया गया तो फ्लड कंट्रोल और हाइड्रो पावर दोनों हो गया. पहले ये रेजिस्टेंस था, अब ये रिसोर्स बन गया. So that is the power of human knowledge and technology. Now let us look at resource versus wealth. तो देखो, दोनों रिसोर्स और वेल्थ कनेक्टेड है पर सेम नहीं है. रिसोर्स क्या होता है? एनीथिंग यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर. इट इंक्लूड्स एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल एट्सेट्रा. इट मे और मे नॉट हैव मार्केट वैल्यू. ऑल वेल्थ इज रिसोर्स.
सब वेल्थ रिसोर्स कहा जाता है। एंड व्हाट इज़ वेल्थ? मटेरियल्स हैविंग एक्सचेंज वैल्यू यानी मार्केट प्राइस। तो वेल्थ वो चीज़ होती है जिसका एक्सचेंज वैल्यू होता है, मतलब जिसे पैसे से खरीदा या बेचा जा सकता है। एग्जाम्पल, बिजली एक रिसोर्स है, पर जब उसका यूज़ पैसा कमाने के लिए होता है तब वो वेल्थ बन जाता है। वेल्थ इंक्लूड्स लैंड, हाउस, मशीनरी, शेयर्स एट्सेट्रा। इट ऑलवेज हैज़ मार्केट वैल्यू। ऑल रिसोर्सेज आर नॉट वेल्थ। ऑल वेल्थ रिसोर्स हो सकता है, पर सब रिसोर्सेज वेल्थ नहीं हो सकता। इसके एग्जाम्पल है सनलाइट। सनलाइट एक रिसोर्स है पर वेल्थ नहीं। यहाँ लैंड या और शेयर्स वेल्थ है, रिसोर्सेज भी है। वेल्थ कैन बी हार्मफुल। कुछ वेल्थ का यूटिलिटी होता है, मतलब वो यूज़फुल होता है, पर इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। एग्जाम्पल जैसे पॉइजन, पेस्टिसाइड्स, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, इन सारे चीज़ों की यूटिलिटी तो है पर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी है। ये वेल्थ है क्योंकि इनका मार्केट वैल्यू है, पर रिसोर्सेस नहीं है बिकॉज दे हार्म ह्यूमंस। सो लेट अस लुक एट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो हमारे अर्थ पर बहुत टाइप्स के रिसोर्सेस मिलते हैं, जैसे पानी, हवा, पेड़, जानवर, मिनरल्स एट्सेट्रा। जैसे इनके टाइप्स अलग अलग हैं, वैसे ही इनको अलग अलग तरीक़ों से क्लासिफाई भी किया जा सकता है। नाउ व्हाट आर द मेन क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेस? अगर हम उनके ओरिजिन या सोर्स के बेसिस पर देखें तो रिसोर्सेस 3 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। नेचुरल रिसोर्स जो नेचर से मिलते हैं, जैसे पानी, हवा, पेड़, सूरज की रोशनी। मैन मेड रिसोर्स जो इंसान ने अपनी मेहनत और टेक्नोलॉजी से बनाया है, जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, मशीन्स। और ह्यूमन रिसोर्स, इंसान खुद ह्यूमन रिसोर्स होता है जिसके पास नॉलेज, स्किल और इंटेलिजेंस होता है। और हम रिसोर्सेज को और भी कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जैसे बायोटिक, एबायोटिक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इंडिविजुअल, नेशनल, इंटरनेशनल। और एक इम्पॉर्टेंट बात, एक रिसोर्स एक से ज़्यादा कैटेगरी में आ सकता है, इसको हम ओवरलैपिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ प्लांट एक साथ नेचुरल, बायोटिक, रिन्यूएबल और इंडिविजुअल या नेशनल रिसोर्स भी है। गोल्ड नेचुरल, एबायोटिक, नॉन रिन्यूएबल और इंडिविजुअल और नेशनल रिसोर्स है। सो क्लासिफिकेशन फिक्स नहीं होती, एक ही रिसोर्स कई कैटेगरीज में फिट हो सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स बाय ओरिजिन। अब पहले देखते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेस। जो रिसोर्सेस नेचर अपने आप बनाता है बिना इंसान के इन्वॉल्वमेंट के, विदाउट ह्यूमन एफर्ट, उन्हें नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, कोल, ऑयल, रिवर्स एट्सेट्रा। ये सब नेचुरली अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हम उन्हें सिर्फ डिस्कवर या यूज़ करते हैं। और नेचुरल रिसोर्स हर फॉर्म में मिलते हैं, जैसे हो गया सॉलिड फॉर्म में आता है सॉइल, रॉक्स, कोल, मेटल। फिर लिक्विड फॉर्म में आता है जैसे कि वाटर, पेट्रोलियम। गैशियस फॉर्म में आता है जैसे एयर, नेचुरल गैस। और कुछ मेटलिक होते हैं जैसे आयरन, कॉपर, और कुछ नॉन मेटलिक जैसे लाइमस्टोन, माइका। एंड दिस आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री चलाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो सब नेचर से मिलते हैं। एग्जाम्पल, आयरन एंड कोल फॉर स्टील इंडस्ट्री, वुड फॉर पेपर इंडस्ट्री। नेक्स्ट है मैन मेड रिसोर्स। मैन मेड रिसोर्सेज का क्या डेफिनेशन है? नेचुरल रिसोर्सेज मॉडिफाइड यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड स्किल। इंसान नेचर से रॉ मटेरियल लेता है और अपनी टेक्नोलॉजी और स्किल से उन्हें यूजफुल फॉर्म में बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल, पेपर कहाँ से आता है? फ्रॉम बैम्बू, क्लोथ फ्रॉम कॉटन, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, डाइज, पेंट्स, मेडिसिन्स एट्सेट्रा। ये कहाँ से आता है? प्लांट से। तो इन सबको हम मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं क्योंकि इंसान ने उन्हें बनाया है, खुद बनाया है। देन वी हैव ह्यूमन रिसोर्स। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स? अब सोचो, अगर इंसान के पास नॉलेज, एजुकेशन और स्किल ही ना हो तो वो नेचर की रिसोर्सेज का क्या करेगा? इसलिए इंसान का ट्रेन्ड, एडुकेटेड और स्किल्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, और यही इंसान ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जापान, स्विट्ज़रलैंड, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इन कंट्रीज़ के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम हैं, पर ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये कंट्रीज़ डेवलप्ड भी है। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर।
पहले है बायोटिक रिसोर्सेस। बायोटिक रिसोर्सेस मतलब जिसमें लाइफ है, रिसोर्सेस हैविंग लाइफ, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, फिश, क्रॉप्स। और एबायोटिक रिसोर्सेस मतलब रिसोर्सेस विदाउट लाइफ, जिसमें लाइफ नहीं है, जैसे सॉइल, रॉक्स, एयर, वाटर, मिनरल्स, कोल एट्सेट्रा। कोल, ऑयल, नेचुरल गैस आर ऑर्गेनिक इन ओरिजिन बट कंसिडर्ड एबायोटिक नाउ। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कोल और ऑयल पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने थे, तो ओरिजिन बायोटिक है, लेकिन आज वो नॉन लिविंग फॉर्म में होते हैं, इसलिए अब उन्हें एबायोटिक रिसोर्सेस माना जाता है। नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन बाय रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस, तो जो रिसोर्सेस यूज़ होने के बाद फिर से बन सकते हैं उन्हें रिन्यूएबल या इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस कहते हैं। एग्जाम्पल सनलाइट, एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, ये ईजिली रीजेनरेट हो जाते हैं नेचर में, तो इसलिए ये है रिन्यूएबल रिसोर्सेस। कुछ स्पीशीज़, प्लांट्स एंड एनिमल्स ज़्यादा यूज़ या पोल्यूशन से एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं, इसलिए केयरफुल यूज़ बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट वी हैव नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस, यानी रिसोर्सेस दैट कैन नॉट बी रीजेनरेटेड वंस यूज्ड। जो रिसोर्सेस एक बार यूज़ होने के बाद दोबारा नहीं बन सकते उन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, मिनरल ऑयल, कॉपर, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, लाइमस्टोन, नेचुरल गैस एट्सेट्रा। इन्हें हम केयरफुली यूज़ करते हैं क्योंकि ये लिमिटेड है और बनने में हज़ारों साल लगते हैं। Planned extraction and conservation is essential to prevent early exhaustion of non-renewable resources. तो इसे सही तरह से इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है, प्लानिंग के साथ और केयरफुलनेस के साथ इस्तेमाल करना ज़रूरी है। Then comes classification by ownership. तो अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ ओनरशिप क्या क्या कैटेगरीज आता है? इंडिविजुअल और पर्सनल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स। तो व्हाट इज़ इंडिविजुअल रिसोर्स? रिसोर्सेज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। जो रिसोर्स किसी इंडिविजुअल के पास होता है उसे इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल लैंड और हाउस विच इज़ ओन्ड बाय अ पर्सन, पर्सनल प्रॉपर्टी, गुड कैरेक्टर, एजुकेशन, स्किल्स, ये भी एक पर्सनल रिसोर्स है। फिर नेशनल रिसोर्स, जो रिसोर्सेज पूरे देश के कंट्रोल में है वो नेशनल रिसोर्स कहलाता है, जैसे हो गया लैंड, रिवर्स, रोड्स, ब्रिजेस, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्कूल, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एग्जाम्पल काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ अ नेशनल रिसोर्स बिकॉज इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ अ नेशन। देन इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होता है जो पूरे वर्ल्ड के सभी देशों के लिए कॉमन है and is used for global welfare. Examples oceans, seas and their minerals, atmosphere, global forest. And it is managed by United Nations under set rules and regulations. इनका मैनेजमेंट UNO करता है ताकि कोई भी कंट्री उनका मिसयूज ना करे। Then we have ubiquitous and localized resources. अब देखो हर जगह सब रिसोर्सेस एक जैसे नहीं मिलते, कुछ हर जगह मिल जाते हैं और कुछ सिर्फ कुछ जगह पर। तो जो रिसोर्सेस हर जगह अवेलेबल होते हैं उन्हें यूबिक्विटस रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल एयर, सनलाइट, वाटर। और जो रिसोर्सेस सिर्फ कुछ जगहों पर मिलते हैं उन्हें लोकलाइज्ड रिसोर्सेस कहा जाता है। Is found only in specific places. For example, coal, which is mainly found in Jharkhand, petroleum found in Assam, Gujarat, iron ore, which is found in Orissa, uranium, mainly found in Jharkhand, crops. तो एक specific crop कुछ जगह के लिए ज़्यादा common होता है, वही पाया जाता है. So that was ubiquitous and localized resource. Ubiquitous मतलब which is found everywhere on earth and localized मतलब found only in specific areas. Now let us look at conservation of resources. सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि नेचुरल रिसोर्सेस जैसे हो गया पानी, ज़मीन, जंगल पूरी दुनिया में बराबर नहीं मिले होते। कहीं कहीं कुछ जगह पर बहुत रिसोर्सेस होते हैं और कहीं पर बहुत कम। इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड बहुत सारे रिसोर्सेस लिमिटेड या नॉन रिन्यूएबल होते हैं। और जब पॉपुलेशन बढ़ता है और इंसान की ज़रूरतें बढ़ती है तो इन रिसोर्सेज का यूज़ भी बहुत तेज़ हो जाता है।
जितना हम रिसोर्स का यूज़ करते हैं उतना ही उसको कंजर्व करना भी ज़रूरी है। कंजर्वेशन का क्या मतलब है? कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का यूज़ संभाल के करना ताकि वो लंबे समय तक चले एंड इट इज़ नॉट वेस्टेड, मिसयूज्ड और एग्जॉस्टेड, और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी अवेलेबल रहे। इट डज नॉट मीन स्टॉपिंग द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज यूज़ करना ही बंद कर देना नहीं है इसका मतलब, बट इंश्योरिंग केयरफुल एंड प्लान्ड यूज़। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मिनरल ऑयल को वेस्ट किए बिना सही तरीके से यूज़ करें तो ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचेगा। What is the need for resource conservation? Resource conservation करना क्यों ज़रूरी है? Because firstly there is unequal distribution of natural resources. Non-renewable resources जैसे coal, oil, minerals are getting depleted. Non-renewable resources दोबारा जल्दी से बन नहीं पाते, जैसे हो गए coal, oil, minerals. तो इसलिए non-renewable resources conserve करना ज़रूरी है. Then there is population explosion. It means increased consumption. अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके साथ साथ रिसोर्सेज का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, तो ताकि रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बची रहे, इसलिए देयर इज द नीड फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। देन एनवायरमेंटल डैमेज ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब देखो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण एनवायरमेंटल डैमेज भी हो रहा है। तो जब हम मिनरल ऑयल, कोल जैसे फ्यूल्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ज़्यादा यूज़ करते हैं तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए कंजर्वेशन इस तरह से हो कि इसका यूज़ भी हो, रिसोर्स का यूज़ भी हो, लेकिन समझदारी से। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज़ लाइक टाइगर, राइनो, डॉल्फिन, हॉर्नबिल एट्सेट्रा आर गेटिंग एंडेंजर्ड। अब जैसे जंगल के काटने से जानवरों का घर खत्म होता है, बायोडाइवर्सिटी घट जाती है और एनवायरनमेंट का बैलेंस बिगड़ता है। तो इस कारण से रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ओवर यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड केमिकल्स, इसके कारण होता है एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक फिश कैन डिप्लीट विथ ओवर यूज़। तो फिश एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, पर अगर हम उसका ओवर यूज़ करें तो जैसे अगर ज़्यादा फिशिंग हो तो फिश स्टॉक ख़त्म हो जाता है, वेराइटी कम हो जाती है एंड इट विल डिप्लीट। देन देयर इज नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंसिंग करंट यूज़ विद फ्यूचर अवेलेबिलिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि रिसोर्सेज को यूज़ ऐसे किया जाए ताकि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी अवेलेबल हो। Then let us look at important organizations and dates. दुनिया भर में कई ऑर्गेनाइजेशंस और सरकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। से IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1948। फाउंडर थे ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट जूलियन हक्सली, ऑल्सो फाउंडर डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। तो जूलियन हक्सली वॉज ऑल्सो द फाउंडर डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। और इसका रोल क्या है? ग्लोबल लेवल पर एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज का कंजर्वेशन। अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। इंडिया में भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बनाई गई है। 1986 में इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन बना। NGOs जैसे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ग्रीन पीस इंडिया, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये सब भी काम कर रहे हैं। असम में असम साइंस सोसाइटी और आरण्यक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव है। और 5 जून को हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े। नाउ लेट अस लुक एट मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। पहला है सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज। रिसर्च और इनोवेशन से नए ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज ढूंढे जाते हैं। एग्जाम्पल, सिंथेटिक फाइबर इंस्टेड ऑफ कॉटन, सिंथेटिक रबर, नेचुरल रबर। रिसाइकलिंग, कचरे को दोबारा इस्तेमाल करके रॉ मटेरियल का यूज़ कम किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल प्लास्टिक, पेपर, मेटल स्क्रैप्स, बॉटल्स एट्सेट्रा। तो पेपर को रिसाइकल करके नए प्रोडक्ट्स बनाना, दैट इज़ रिसाइकलिंग। C इज़ इनोवेशन। नेचुरल रिसोर्सेज को बेटर यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के नए तरीके ढूंढना, जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह। देन D इज़ वेस्ट कंट्रोल। रिड्यूस वेस्ट ड्यूरिंग रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन। अगर हम रॉ मटेरियल का यूज़ वेस्ट कम करके करें ड्यूरिंग रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन तो कंजर्वेशन हो सकता है।
Example, reuse wood and bamboo waste from paper mills to reduce pressure on forest. तो पेपर मिल से जो भी वुड एंड बैम्बो वेस्ट मिलते हैं उसे रीयूज़ करना ताकि फॉरेस्ट के ऊपर प्रेशर कम पड़े. E is expansion of knowledge and education. लोगों को सिखाना और जागरूक बनाना कि रिसोर्सेज को कैसे बचाया जाए. अवेयरनेस सबसे बड़ा वेपन है. प्रमोट एनवायरमेंटल एजुकेशन. F is execution of conservation acts. लॉज और रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए ताकि कंजर्वेशन इफ़ेक्टिव हो. देन प्रॉपर असेसमेंट ऑफ रिसोर्स रिजर्व. हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना रिसोर्स बचा है ताकि हम उसका यूज़ वाइजली कर सके और ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सके. देन असेसमेंट ऑफ फ्यूचर रिक्वायरमेंट. फ्यूचर में कितनी ज़रूरत पड़ेगी इसकी कैलकुलेशन करके अननेसेसरी वेस्टेज को रोका जा सकता है. तो रिसोर्स कंजर्वेशन सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, ज़रूरत है. अगर हमने रिसोर्सेज को ऐसे ही वेस्ट किया तो फ्यूचर जनरेशन को कुछ नहीं मिलेगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा. लेकिन अगर हम स्मार्टली यूज़ करें, रिसाइकल करें, ऑल्टरनेटिव ढूंढें और एनवायरनमेंट का ख्याल रखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है. सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. चैप्टर अच्छे से समझ आया हो तो और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देना ताकि ज्योग्राफी के बाकी चैप्टर्स भी बहुत ही जल्दी ला सकूँ. और कमेंट करके बताना कोई भी डाउट्स हो या क्लैरिफिकेशंस हो. ऑनेस्टली योर लवली कमेंट्स इज़ व्हाट एनकरेजेस मी टू मेक मोर वीडियोज़. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में.